औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। वो कहता है ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। डियर स्टूडेंट, आप पहले तो ये कहेंगे कि पॉलीमर का क्या मतलब होता है। पॉलीमर वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए, उसे कहते हैं पॉलीमर। या जब सेम ही रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें तो उसको कहते हैं पॉलीमर। ये है पॉलीमर की डेफिनेशन। और वो कहता है कि न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है, यानी कि छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस से मिलकर बनने वाला वो बड़ा सब्सटेंस या कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड का। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या कंपाउंड या मैक्रो मॉलिक्यूल वो है न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह एक मकान के बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक्स होते हैं, यानी कि एक मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, इस तरह न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक वो हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। इस तरह ये जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड इज आ बेसिक, यानी कि वो बुनियादी यूनिट है ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लिक एसिड का बुनियादी यूनिट है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड वो छोटे छोटे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हैं या एलिमेंट हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं या बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, और वो बड़ा सब्सटेंस न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड पर बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को दरियाफ्त कैसे किया गया, हम इसके बारे में बात करते हैं। 1870 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। 1870 में एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर, और वो स्टडी कर रहा था पास सेल्स के न्यूक्लियस की। पास सेल्स के न्यूक्लियस की, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी कर रहा था, मुतालिया कर रहा था। वो न्यूक्लियस की जांच पड़ताल कर रहा था। वो न्यूक्लियस किसका था? पास सेल्स का। और उसने न्यूक्लियस के अंदर एक धागानुमा स्ट्रक्चर देखे या कुछ साख्तें देखी। स्ट्रक्चर देखे धागानुमा, और उसने इन स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया। चूँकि ये स्ट्रक्चर धागानुमा स्ट्रक्चर या सब्सटेंस न्यूक्लियस से निकला था, इसलिए उसने इस धागानुमा स्ट्रक्चर या सब्सटेंस को न्यूक्लियन का नाम दे दिया। जब उसने इसको न्यूक्लियन का नाम दिया तो फिर उसने सोचा कि मैं ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं इनकी पीएच चेक करके देखूं कि ये एसिड हैं नेचर में या बेस हैं। जब उसने इनकी पीएच चेक की तो ये एसिडिक इन नेचर थे। क्या थे? एसिडिक इन नेचर, यानी कि इनकी पीएच एसिडिक थी।
और फिर उसने इनको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये है ओवरऑल इसकी डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर, और वो पस सेल्स के न्यूक्लियस की स्टडी कर रहा था। पस सेल्स वाइटिश कलर के भी होते हैं या येलोविश कलर के भी होते हैं। ये इंसानी बॉडी में यूरिन के ज़रिए भी आ सकते हैं या कुछ मोटे इंसानों में ये पस सेल्स बन जाते हैं। और पस सेल्स के न्यूक्लियस की स्टडी कर रहा था। और वो किस टाइम ये स्टडी कर रहा था? वो था 1870 में ये स्टडी कर रहा था पस सेल्स के न्यूक्लियस की। जब उसने न्यूक्लियस के अंदर दागानुमा स्ट्रक्चर्स देखे तो उसने इन स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाल लिया। क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस से निकले थे, इसलिए उसने इनको न्यूक्लियन का नाम दे दिया। फिर उसने कहा कि मैं इसकी पीएच चेक करके देखता हूँ कि ये एसिड हैं या बेसिस हैं इनकी नेचर। जब उसने इन न्यूक्लियन की यानी कि दागानुमा स्ट्रक्चर की पीएच चेक की तो वो एसिडिक इन नेचर थे, नेचर में एसिडिक थे। फिर उसने इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड कितनी किस्म के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, एक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसको हम कहते हैं डीएनए, और ये पाया जाता है, इसकी लोकेशन सेल में कहाँ पे है या ये किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये सेल में पाया जाता है क्रोमोसोम में, मोसोम्स में। और क्रोमोसोम में अबंडेंटली पाया जाता है, कसरत से पाया जाता है, आम तौर पर पाया जाता है। और क्रोमोसोम बने ही इससे होते हैं, क्रोमोसोम में अबंडेंटली पाया जाता है और क्रोमोसोम बने ही डीएनए के होते हैं। यानी कि डीएनए एक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसके इर्द गिर्द रैपिंग करते हैं और रैपिंग के नतीजा में एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कुछ क्वांटिटी जो डीएनए की है वो दूसरी ऑर्गेनेली में भी पाई जाती है। इन वो ऑर्गेनेली हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। ये जो डीएनए है या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्रोमोसोम में अबंडेंटली पाया जाता है। यानी कि क्रोमोसोम तो बने ही डीएनए के होते हैं और इसकी कुछ क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। जो दूसरी टाइप है न्यूक्लिक एसिड की वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये सेल में कहाँ पे पाया जाता है? ये सेल में न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेली होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है या आरएनए है, ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम जो प्रोटीन को बनाते हैं, राइबोसोम में पाया जाता है। और ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और साइटोसोल में भी पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या फ़र्क है? तो इसमें ये फ़र्क है कि साइटोप्लाज्म में वो मादा या वो सब्सटेंस जिसमें ऑर्गेनिक यानी कि पानी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल
कंपाउंड या मटेरियल दोनों होते हैं, उनमें प्रोटीन हो सकती है। और साइटोसोल वो मादा है या वो सब्सटेंस है जो पानी में सॉल्युबल कंपाउंड रखता है। ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है आरएनए, और साइटोसोल में भी पाया जाता है। इस तरह सेल के कुछ दूसरे पार्ट हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। सम अदर पार्ट्स ऑफ सेल, और ये सेल के कुछ दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। अब हम इसका दोबारा ओवरव्यू लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और दूसरी है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में अबंडेंटली। क्रोमोसोम बने ही डीएनए के होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम इस तरह बनते हैं। जब एक हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके गिर्द डीएनए का स्ट्रैंड रैप करता है तो क्रोमोसोम बनता है। इसी तरह इसकी कुछ क्वांटिटी डीएनए की माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। दूसरी तरफ ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि आरएनए, ये सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जाता है, और सेल के कुछ दूसरे पार्ट्स में भी पाया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसलिए हुआ क्योंकि ये छोटे छोटे सब यूनिट यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं ये लाखों हो सकते हैं, करोड़ों तक हो सकते हैं। इसी तरह ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और इसी तरह ये पॉलीमर हैं। पॉलीमर का दूसरा मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि ग्रुप हैं। ग्रुप का मतलब होता है मजमुआ है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये इनका बेसिक यूनिट है यानी कि बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट। जिस तरह एक मकान का बेसिक यूनिट ब्रिक होता है यानी कि ईंट होती है, इस तरह इनका बेसिक यूनिट न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियोटाइड का मजमुआ। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जमा होते हैं तो एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। इस तरह हमको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, और वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का बुनियादी यूनिट है यानी कि बेसिक यूनिट है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पेंटोज शुगर। आप कहेंगे कि पेंटोज शुगर में आ सकता है राइबोज शुगर। ये जो राइबोज शुगर होती है ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, यानी कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, और ये एक एल्डो शुगर है। इसी तरह इसका दूसरा कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनियस बेसिस यानी कि नाइट्रोजन बेसिस। न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट यानी कि दूसरा हिस्सा नाइट्रोजन बेसिस हैं, और ये नाइट्रोजन बेसिस एडिनिन हो सकती है, गवानीन हो सकती हैं, साइटोसिन हो सकती हैं, थायामीन हो सकती हैं, और यूरासिल हो सकती हैं। 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस। और जो इनका तीसरा हिस्सा होता है, तीसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4। ये न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बेसिकली मिलकर बना होता है।
पहला हिस्सा पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और दूसरा इसका कंपोनेंट यानी कि हिस्सा नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि नाइट्रोजन बेसिस हैं। इनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल कोई भी हो सकती है। तीसरा कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड है यानी कि फास्फेट ग्रुप है। पहला कंपोनेंट हम न्यूक्लियोटाइड का डिस्कस करते हैं, वो है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर को डिस्कस करते हैं। ये जो राइबोज शुगर होती है ये 5 कार्बन शुगर है यानी कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन मौजूद होते हैं। और जब हम इसको सॉल्यूशन में यानी कि किसी सॉल्यूशन या पानी में हल करते हैं तो ये 5 कार्बन रिंग 5 कॉर्नर रिंग देती है, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज क्योंकि 5 कॉर्नर रिंग को कहते हैं फ्यूरेन, और ये राइबोज शुगर के 5 कॉर्नर रिंग को कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। क्योंकि ये राइबोज की 5 कॉर्नर रिंग है, इसको कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। और ये राइबोज 2 किस्म की होती है। अगर हम राइबोज शुगर की पहले हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉर्मल राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। कार्बन नंबर 1 इसके ऊपर होता है हाइड्रोजन, नीचे होता है OH। इसके ऊपर होता है हाइड्रोजन, नीचे होता है OH। इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे होता है OH। यहाँ पे हाइड्रोजन और ये है कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 होता है, इसके ऊपर CH2, इसके साथ OH ग्रुप। ये होता है एक राइबोज का स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे राइबोज शुगर। अगर हम इस राइबोज शुगर के ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल लें, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल दें, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइबोज शुगर के। यहाँ से हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया और वैसे ही हाइड्रोजन को लिख दिया, यहाँ पे OH, वैसे ही बकाया सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, Ci2 इधर OH। ये थी राइबोज शुगर। और यहाँ से हमने कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को दिया निकाल, और जब हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो ये बन गया डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, डी का मतलब नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये बन गए राइबोज शुगर नॉर्मली और डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी इसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। पहला कंपोनेंट इसका है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं। अगर हम इसको सॉल्यूशन में हल करें तो ये 5 कॉर्नर रिंग देती है राइबोज शुगर। इस 5 कॉर्नर रिंग को हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज, और ये 2 किस्म की होती है, यानी कि राइबोज शुगर नॉर्मली, और अगर हम यहाँ से कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को निकाल दें तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनियस बेसिस, और नाइट्रोजनियस बेसिस ये है न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट यानी कि दूसरा हिस्सा। नाइट्रोजनियस बेसिस 2 किस्म की होती हैं, एक होती हैं प्यूरीन और दूसरी होती है पायरीमिडीन। ये जो प्यूरीन है इनका नाम छोटा है बट स्ट्रक्चर बड़ा होता है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, डबल रिंग, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं।
प्यूरीन्स में आते हैं एडिनिन और गवानीन, ये होती हैं प्यूरीन। और पायरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन, ये आते हैं पायरिमिडीन्स में। इनका जो प्यूरीन होता है इनका स्ट्रक्चर डबल रिंग होता है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग मौजूद होती हैं और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में 1 रिंग मौजूद होती है। ये हम एडिनिन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर NH2 ग्रुप लगेगा, अमाइनो ग्रुप, इस तरह। और इसकी वैलेंसीज को पूरा करने के लिए यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा। ये है एडिनिन का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजनियस बेसिस न्यूक्लियोटाइड का दूसरा बुनियादी कंपोनेंट है। इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस 2 किस्म की है, प्यूरिन, पायरिमिडीन्स। ये जो प्यूरिन है इनका नाम छोटा है बट स्ट्रक्चर बड़ा है। इनमें आती हैं एडिनिन और गवानीन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं प्यूरिन्स। और जो पायरिमिडीन्स हैं इनका नाम बड़ा है बट स्ट्रक्चर छोटा है। पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें सिंगल रिंग पाई जाती हैं। इनमें साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन पाई जाती हैं। हमने दूसरा इसका बेसिक कंपोनेंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO4 और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह होता है, इधर OH, इधर भी OH, इधर भी OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है फास्फोरिक एसिड का। ये जो फास्फोरिक एसिड होता है ये एबिलिटी रखता है, यानी कि सलाहियत रखता है कि ये एस्टर बॉन्ड को बना सके। एस्टर बॉन्ड वो होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और फिर कोई अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप फास्फोएट भी हो सकता है। इसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। अब हम पढ़ते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में पहले जो हमने बुनियादी कंपोनेंट पढ़ा, पहला कंपोनेंट राइबोज शुगर, और वो राइबोज शुगर हमने यहाँ पे लगा ली। राइबोज शुगर के ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर होता है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करके, यानी कि कार्बन नंबर 1 की एक वैलेंसी को एक्सपोज करके वहाँ पे हमने लगा दी वो नाइट्रोजनियस बेस, और नाइट्रोजनियस बेस हम लगा लेते हैं एडिनिन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऊपर NH2 ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसीज को पूरा करने के लिए। और ये जो नाइट्रोजनियस बेस हमने लगाई है ये है एडिनिन। ये एडिनिन नाइट्रोजनियस बेस है और इस कार्बन के नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे ही, और यहाँ पे H और OH वैसे ही, यहाँ पे H और OH वैसे ही। और ये कार्बन नंबर 4 है, इसके नीचे हाइड्रोजन और ऊपर इसके कार्बन नंबर 5 लगेगी CH2 और इसके साथ ये OH। और जब एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ कार्बन के साथ किस तरह अटैच होता है, तो वो इस तरह होता है कि ये एक फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH।
ये कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन मिलकर यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये इसके तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे पूरे और हम बनाते हैं दोबारा इसका स्ट्रक्चर इस तरह। राइबोज शुगर और इसके ऊपर लगेगी एडिनिन। एडिनिन मैं ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह, वैसे ही लिख देता हूँ। और नीचे लगेगा OH, इधर H और OH, इधर H OH, इधर OH H सच CH2 और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल हुआ था रिलीज और कोई तब्दीली नहीं करनी। वो जो दरमियान में ऑक्सीजन आती है वो वैसे ही, और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप, ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर OH और नीचे भी OH। ये है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो DNA में है और RNA में ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस किस्म के हैं। DNA में ये जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और जो RNA में पाया जाता है उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड अगर यही स्ट्रक्चर रहे, ये है इन दोनों में फ़र्क, अगर यही स्ट्रक्चर रहे तो ये है राइबो RNA का न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड का राइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर यहाँ से हमने राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो ये बन जाएगा डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये बन जाएगा DNA का न्यूक्लिक एसिड। ये जो RNA होता है ये सिंगल स्ट्रैंडर होता है, स्ट्रैंड, और ये जो DNA होता है ये डबल स्ट्रैंड होता है। यही इन दोनों में बेसिक फ़र्क है कि RNA यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में ये फ़र्क है कि RNA में यहाँ ये जो एडिनिन भी नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल हो सकती है, गवानीन भी, साइटोसिन भी, और थायामीन की जगह यूरासिल इस्तेमाल होगी। और DNA में एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन इस्तेमाल होगी। थाइमीन यानी कि DNA में थाइमीन और RNA में थाइमीन की जगह यूरासिल इस्तेमाल होगी। और दूसरा इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे राइबोज शुगर के ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा और ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और ये DNA में पाया जाएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद हुआ कार्बन नंबर 2 पे तो ये बन जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड और ये RNA में पाया जाएगा। इसी तरह ये RNA सिंगल स्ट्रैंड है और DNA डबल स्ट्रैंड है। दूसरा इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो है कि इसमें यूरासिल पाई जाएगी और इसमें यूरासिल की जगह थाइमीन पाई जाएगी। ये इनमें बुनियादी फ़र्क है। डियर स्टूडेंट, अगर आप कहते हैं तो मैं DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और RNA राइबो न्यूक्लियोटाइड में वो दोनों का स्ट्रक्चर लहदा समझा सकता हूँ, समझा ही देता हूँ आपको। वैसे आपको बताया तो है, ये बनाने लगा हूँ डीऑक्सी, पहले मैं बनाने लगा हूँ राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो RNA में पाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह। ऊपर जो नाइट्रोजनियस बेसिस लग सकती हैं वो एडिनिन हो सकती है, गवानीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है और थायामीन की जगह यूरासिल हो सकती है। यूरासिल होगी, थायामीन नहीं होगी। और कार्बन नंबर 2 पे नीचे इसकी OH, वैसे ही इधर हाइड्रोजन और OH, इधर भी हाइड्रोजन और OH, नीचे हाइड्रोजन, इसके ऊपर लगेगा फास्फेट ग्रुप। ये था एक राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह का होगा। जो DNA में पाया जाता है वो इस तरह का होगा। ये पेंटोज यानी कि राइबोज शुगर
कार्बन नंबर 1 पे जो नाइट्रोजनियस बेसिस हो सकती हैं वो एडिनिन हो सकती है, गवानीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है और थायमीन, यानी कि इसमें यूरासिल नहीं आ सकती, थायामीन। और कार्बन इसके नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे ही हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके ऑक्सीजन मौजूद है, इसके ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, इसी वजह से तो ये बनता है डी। डी का मतलब नहीं है ऑक्सीजन, और इसके तीसरे कार्बन पे सेम वही रहेगा, बकाया कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने। और ऊपर फास्फेट ग्रुप उसी तरह। ये थे राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में बेसिक फ़र्क। ये जो डीएनए होगा ये पाया जाएगा, ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ये डीएनए में पाया जाएगा और राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए में पाया जाएगा। ये स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना।